सर आपका माइक म्यूट है। तो नंबर ऑफ जो रिस्क आपके बनते हैं यहाँ पे, उसको अगर आप देखें तो सोर्सेस की बेसिस पे आपका जो है वो पहला जो इम्पोर्टेंट रिस्क है, फर्ज करें वो इंटरेस्ट रेट रिस्क है। तो इंटरेस्ट में फ्लक्चुएशन की वजह से जो रिस्क आपको फेस करना पड़ता है वो आपका इंटरेस्ट रेट बेस्ड रिस्क कहलाएगा। इसी तरह आपको एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस की वजह से जो रिस्क जनरेट होता है वो आपका एक्सचेंज रेट रिस्क कहलाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो आपका इकोनॉमिक कंडीशंस में हम बात करें तो इन्फ्लेशन रिस्क भी आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो इसी तरह हमने कहा था कि वो जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से होता है, तो इसलिए कुछ बिजनेसेस में उसको हम ऑपरेशनल रिस्क के नाम से भी जानते हैं। सो न्यूमरस में आपने इसको जहन में रखना है। सो ये डिफरेंट टाइप्स जो है वो आपको फेस करनी पड़ती हैं रियल लाइफ में। सो मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मिटिगेट रिस्क। अभी जो मिटिगेशन की हम बात करते हैं ये बेसिकली हैंडलिंग की बात हो रही है। तो रिस्क को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं? सो बहुत सारे आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तरीके हैं जिनकी वजह से आप रिस्क को हैंडल कर सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट
फर्ज करें पहला एलिमेंट ये हो सकता है कि आपको ऑपरेशनल लॉस के चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसको इंश्योर करवा लो। तो ये एक रिस्क हैंडलिंग की टेक्निक है। ठीक, फर्ज करें आपका जो इन्फ्लेशन के एस्पेक्ट में बात करूं, आपकी जो प्राइस ऑफ गुड है, अ, अगर उसमें लाइकली इंक्रीज नज़र आता है तो आप पहले से बाय कर लें। ठीक है, आप उस सीज़न के लिए या फॉर सर्टन टाइम पीरियड जहां आपको लगता है कि इस टाइम पीरियड में प्राइसेस अप चली जाएंगी, आप पहले से बाय करके रख लें। अच्छा, बाय करने के जो ही आप पहले से बाय करेंगे तो आपको फिर एक एडिशनल कॉस्ट जो है वो पड़ती है, उसको हम कहते हैं स्टोरेज कॉस्ट। अच्छा, स्टोरेज कॉस्ट एज सच फिर इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन स्टोरेज की वजह से आपकी जो स्पॉइलेज है या क्या कहते हैं, जो रॉ मटेरियल है उसके ख़राब होने का जो डर है, उसको कैसे हैंडल करें, उसको आप इंश्योर करवा के वंस अगेन रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, और उन प्रिवेंटिव मेजर्स में फ़र्ज़ करें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, आपको एडिशनल कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। तो रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है, यानी रिस्क जो है वो आपका मिनिमाइज हो सकता है, एलिमिनेट करना नामुमकिन है। एलिमिनेट जो है वो आपकी पॉसिबल नहीं है। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना। इसका मतलब ये हुआ कि एक मेथड तो हमारे पास यहाँ पे जितना भी आया था उसमें अगर हम देखें तो एक था इंश्योरेंस, दूसरा हमने कहा कि हम लेस कॉस्टली काम कर लें हम अगेंस्ट जो था हमारे पास ह्यूज रिस्क जो था, कि हम थोड़ी सी कॉस्ट इनकर करके उसको अपने रिस्क को मिनिमाइज कर लें या उसको अवॉइड कर लें। अब जब आप ये कहते हैं कि आप रिस्क को अवॉइड कर लेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे, तो इंश्योरेंस एक वाहिद तरीका नहीं है, या प्री बाइंग एक वाहिद तरीका नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास बहुत सारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको रिस्क मिनिमाइजेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, जब हम रिस्क मिनिमाइजेशन की बात करते हैं तो ये बार बार हम ये वर्ड यूज़ करने की बजाय अगर एक और वर्ड यूज़ कर लें फाइनेंस में, जिसे टेक्निकली हम हेजिंग कहते हैं। सो हेज के लफ्ज़ी मतलब जो है वो होता है टू कवर, ढांप लेना। सो रिस्क में कवरिंग का क्या एलिमेंट है? तो अगर आप फिजिकल गुड्स में देखें, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, उन्हें आप ढांप देते हैं तो आपका जो एक्सटर्नल रिस्क है वो आप उसको अवॉइड कर पाते हैं। तो ये एक अच्छी टेक्निक होती है। फर्ज करें तो यहाँ पे भी जो रिस्क का जो एलिमेंट है वो अवॉइड हो जाता है अगर आप हेज कर लें। सो हेजिंग इज़ बेसिकली रिस्क मिनिमाइजेशन, और हेजिंग आप करते हैं थ्रू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास, एक तो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट एक तरीका था, दूसरा हमने कहा कि डेरिवेटिव्स हैं। सो डेरिवेटिव्स की जो है वो बहुत सारी टाइप्स हैं हमारे पास। एक तो है हमारे पास, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड्स, दूसरा है हमारे पास फ्यूचर्स,
ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तीसरा है हमारे पास ऑप्शंस, चौथा है हमारे पास स्वैप्स एंड सो ऑन। लंबी लिस्ट है ये। तकरीबन इस वक्त दुनिया में तकरीबन 50 प्लस के करीब डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो है वो ये चार जो है वो अवेलेबल हैं आपके। सो इन इन चार में से दो जो है वो हम इस कोर्स में ऑब्वियसली स्टडी करेंगे डिटेल में, फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स को। जो ऑप्शन स्वैप्स हैं ये आपके फ्यूचर के कोर्सेज में इनको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनके हम यहाँ डिस्कस ज़रूर करेंगे। सो जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पीस ऑफ पेपर ही है, ठीक, चाहे वो स्टॉक है, चाहे वो बॉन्ड है, चाहे वो डेरिवेटिव्स हैं। जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वो आपका करेंसी नोट है या प्राइस बॉन्ड है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें आपको ये क्राइटेरिया लाजमी मिलेगा। एक उसका बायर होगा, बायर नहीं है तो होल्डर होगा, ठीक। दूसरा इसका इश्यूअर होगा। तीसरा इसका कोई ना कोई गारंटर होगा, ठीक है। चौथा जो करेक्टरिस्टिक्स है इसकी कोई ना कोई पार वैल्यू होगी, और वैल्यू जो है वो दो तरह से डिटरमिन होती है, एक प्राइस, दूसरी क्वांटिटी, ठीक है। तो प्राइस और क्वांटिटी ये मेंशन्ड होगी उस सर्टिफिकेट के ऊपर, और जो आखिरी करेक्टरिस्टिक्स है ये जो लाजमी होना चाहिए उस पर, उसकी कोई ना कोई लाइफ होगी। हर इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई लाइफ होगी सिवाय स्टॉक्स के। बाकी तमाम इंस्ट्रूमेंट्स की टाइम टू मेच्योरिटी जो है वो सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन्ड होगी। तो उसकी जब मेच्योरिटी अवेलेबल है, उसकी प्राइस क्वांटिटी अवेलेबल है, बायर सेलर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसका गारंटर है, तो इस सब में, और वो जो आपने बॉन्ड्स पढ़े हैं, स्टॉक्स पढ़े हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जो की डिफरेंस है वो ये है इस प्राइस का। प्राइस आपकी दो तरह की होती है मार्केट में, एक होती है स्पॉट प्राइस, दूसरी होती है फ्यूचर प्राइस। अगर तो ये स्पॉट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, डेरिवेटिव्स में नहीं आएगा, ठीक, एक चीज। दूसरा, अगर ये स्पॉट प्राइस जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है उसी की है तब ये डेरिवेटिव्स में नहीं आएगा। अगर ये स्पॉट प्राइस नहीं है, ये फ्यूचर प्राइस है, तो ये डेरिवेटिव्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 5000 kg आप लेट से वीट परचेज करोगे फ्रॉम दिस इशूअर, ठीक है, एट अ प्राइस, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 50 रुपीज़ पर kg। आफ्टर लेट से 3 मंथ्स, तो आपने जो है ये जो प्राइस है ये फ्यूचर प्राइस है, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे दो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है आपकी स्पॉट प्राइस आज की, जिसे हम एस नॉट कह रहे हैं। आज की प्राइस है 42। अब 42 आज की प्राइस है, लेकिन आपने कहा कि 3 महीने बाद सुन के मुझे 5000 kg चाहिए, तो मैं इसके साथ 50 पर kg की ट्रांजैक्शन कर लूँ।
ये जो प्राइस है ये फ्यूचर प्राइस है, ये आज की प्राइस नहीं है। अगर आज की प्राइस पे आप फ्यूचर जो है वो फ्यूचर डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फ्यूचर्स या फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन इट इज़ फॉर फ्यूचर डिलीवरी ओनली। कॉन्ट्रैक्ट आपने आज की प्राइस पे किया है लेकिन डिलीवरी इसकी फ्यूचर में होगी। अगर तो प्राइस भी फ्यूचर की है तो आपका जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फ्यूचर्स हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा या स्वैप हो जाएगा। इसलिए इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है डेरिवेटिव्स में, आपकी जो प्राइस है वो फ्यूचर की होगी। एक दूसरा, आपकी जो जैसे यहाँ पे अंडरलेइंग एसेट है वीट, सो अंडरलेइंग एसेट कुछ भी हो सकता है। अंडरलेइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, वो आपकी कमोडिटीज भी हो सकती हैं, वो आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्यों? कि वो अंडरलेइंग एसेट हैं। अंडरलेइंग एसेट कुछ भी हो सकता है। असल में आपका कॉन्ट्रैक्ट वो ये है कि आपने ₹50 पर केजी आफ्टर 3 मंथ्स दे के 5,000 केजी अंडरलेइंग एसेट ले लेना। वो अंडरलेइंग एसेट अगर आप प्रैक्टिकल मार्केट में जाएं तो कमोडिटीज़ जो है वो में आपके पास वीट की भी ट्रेड हो रही है, आपके पास कोकोआ बीन्स की भी ट्रेड हो रही है, आपके पास शुगर की भी ट्रेड हो रही है, आपका जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो भी ट्रेड हो रहा है। सो न्यूमरस एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये फॉरेन करेंसी पे भी हो सकता है, ये आपका स्टॉक्स पे भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूँ, या आपका बॉन्ड्स पे भी हो सकता है, इवन ये आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी हो सकता है। सॉरी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी आपका अंडरलाइंग एसेट हो सकता है। आपके जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है वो भी अंडरलाइंग एसेट हो सकता है। आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अंडरलाइंग एसेट हो सकता है। सो एक लंबी लिस्ट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फिजिकल कमोडिटीज़ सब पे ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा सकता है। शर्त यह है कि प्राइस आज की ना हो, फ्यूचर की हो, लेकिन वो फ्यूचर की प्राइस आज डिटरमिन कर दी गई हो। सो इसमें इसका मतलब यह है कि दोनों पार्टीज एग्री करनी चाहिए। बोथ पार्टीज शुड एग्री टू इट। अब $1,000,000 क्वेश्चन ये बनता है कि अगर सिर्फ एक फ्यूचर प्राइस होना लाजमी है डेरिवेटिव के लिए, तो फिर ये इतनी सारी टाइप्स हमने कहा 50+ की है। सो हम बात कर रहे थे कि फिर इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स की हमें क्या ज़रूरत है। इसका मतलब यह है कि इनमें कोई बेसिक डिफरेंस होगा। सो मैं फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स को डिफ्रेंशिएट करने की बात जो है वो पहले करता हूँ, फिर हम बाकी चीज़ों को भी, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को भी बीच में ऐड करते हैं। फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स में अगर मैं बात करूँ तो पहला बेसिक डिफरेंस हो सकता है इशूअर्स का। तो इशूअर्स जो हैं वो फॉरवर्ड के बैंक्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक्स ही हैं। और इसका जो इशूअर है
वो आपका फ्यूचर्स मार्केट है। ठीक, तो पहला जो बेसिक एलिमेंट यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होते हैं, इश्यूअर्स में डिफरेंस है। फिर दूसरा हमने कहा था कि जो इसका बायर है, या हमने कहा था इसका जो यूज़र है इस इंस्ट्रूमेंट का, वो कौन है। इस इंस्ट्रूमेंट का सबसे बड़ा यूज़र है हेजर। अभी हम हेजिंग की बात कर रहे थे, तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसमें जो रिस्क को हेज करने का या रिस्क को मिनिमाइज करने का जो एलिमेंट है, वो जो भी इंडिविजुअल कैरी आउट करेगा वो हेजर कहलाएगा। और मोस्ट कॉमनली यहाँ पे जो हेजर है वो आपका बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन भी कौन सा, खास तौर पे ये वाले एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स। वजह, ये वो दो लोग हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने का मतलब ये है कि ये फॉरेन करेंसी के साथ इनका डील करना लाजमी है। सो हमारी जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड पाकिस्तान की, वो सबसे ज़्यादा यूएस डॉलर्स में हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि यूएस डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कैसे? जो इंपोर्टर है उसने गुड्स मंगवानी है, उसकी इनवर्ड मूवमेंट है ना, और उसने पेमेंट करनी है, वो आउटवर्ड मूवमेंट है। ठीक, इसी तरह जो एक्सपोर्टर है उसने गुड्स भिजवानी है। ठीक है, तो इसका मतलब है उसमें गुड्स की आउटवर्ड मूवमेंट है, और उसको पेमेंट जो है वो रिसीव होनी है। सो ये इनवर्ड हो जाएगी आपकी। सो ये आपकी इनवर्ड मूवमेंट हो जाएगी। किस चीज़ की इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट है? बेसिकली यूएस डॉलर्स। ठीक है, तो यूएस डॉलर्स यानी फॉरेन करेंसी जिसमें हमारी ट्रेड हो रही है वो यूएस डॉलर्स में हो रही है मेजॉरिटी। तो ये इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ यूएस डॉलर्स है बेसिकली। और आप रिकॉल करें, आपका जो करंट एक्सचेंज रेट है यानी PKR टू यूएस डॉलर, वो आजकल है, फर्ज करें रफली 164.75 है। इसका मतलब ये है कि आज का ये है, तो इसको मैं स्पॉट रेट कह सकता हूँ। जब भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें टाइम पीरियड इन्वॉल्व है, पेमेंट के आने या जाने का, या गुड्स के जाने से पेमेंट आने तक का जो साइकिल है, उसमें कम से कम भी आपका 1 से 3 महीने का टाइम पीरियड है। ठीक, पेमेंट को एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने और आने में आपका 1 से 3 महीने का टाइम पीरियड है। तो इस टाइम गैप में आपका एक्सचेंज रेट क्या होने वाला है, यू नेवर नो। ये आपका एक्सचेंज रेट जो है, अब मैं इसको सिर्फ एस नॉट लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपका एक्सचेंज रेट जो है वो 160 पे भी आ सकता है। और यही एक्सचेंज रेट जो है, और सॉरी मैं इसको एस नॉट तो लिख रहा हूँ लेकिन ये एस नॉट नहीं होगा, बस कहीं ये 3 महीने बाद का रेट है तो मैं इसको S3 लिख सकता हूँ। ये भी हो सकता है कि ये 170 हो जाए। तो अब इस दोनों एक तरह के एक्सचेंज रेट का आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस दोनों पे डिफरेंटली जो है वो इम्पैक्ट होगा। अब आप ये देखिए कि जो इम्पोर्टर है उसने पेमेंट करनी है। अगर वो आज डॉलर ख़रीद लेता है तो उसको 164.75 का मिलेगा, लेकिन अगर एक्सचेंज रेट 160 हो जाए
और वो 3 महीने बाद ही डॉलर खरीदता है तो उसे कितने के मिल रहे हैं? 160 के, और उससे फ़ायदा हो रहा है 4.75 पर डॉलर का। और आपको पता है कि आपकी जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ $100 या $200 या $1000 की नहीं होती, वो हज़ारों और लाखों डॉलर्स में होती है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स। तो पर डॉलर अगर आप इतने बचा रहे हैं तो देखिए कितना एक आपको बेनिफिट हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आपने आज महंगे खरीद के रख लिए तो इसका मतलब ये है कि 4.75 आपका लॉस हो गया। इसी तरह वो एक्सपोर्टर था, फर्ज करें उसने गुड्स भिजवाए, जब पैसे आए तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 164.75 मिलेंगे, लेकिन एक्सचेंज रेट हो गया 160, तो उस बेचारे को तो लॉस हो जाएगा 4.75 का पर डॉलर, और वो भी अगर हज़ारों लाखों की अमाउंट है तो ये लॉस भी जो है वो आपका मैनी फोल्ड बढ़ जाएगा। इसी तरह 170 के केस में जिसने पैसे भेजने हैं, जो इम्पोर्टर था, उसको तो लॉस होगा, लेकिन जिसको पैसे रिसीव होने हैं उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था 164.75 लेकिन उसे मिला 170 के हिसाब से, तो डोमेस्टिकली उसको बेनिफिट गेन होगा एक्सचेंज रेट की वजह से। कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट लॉस के चांसेस तो हैं और अच्छे खासे हैं पाकिस्तान जैसी इकॉनमी में ख़ास तौर पे। तो आपको ये जहन में रखना है कि आपके जो लॉसेस हैं वो कैसे रिकवर हो सकते हैं। वो रिकवर हो सकते हैं कि आप इसको हेज कर लें। हेज कैसे करेंगे आप? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से। और वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या बताएगा आपको? फर्ज करें जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपने 1 लाख US डॉलर्स खरीद के भेजने हैं, तो फॉरवर्ड रेट आपको मिल जाएगा। फॉरवर्ड रेट को हम इटैलिक ऐप से शो करते हैं। फॉरवर्ड रेट आपको, अब स्पॉट रेट नहीं है, 3 महीने बाद का बैंक आपको PKR USD का फॉरवर्ड रेट दे देता है, फर्ज करें 165.25। तो बजाय इसके कि आप लटके रहें दरमियान में कि एक्सचेंज रेट 170 ना हो जाए, 160 ना हो जाए, आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 165.25 का। आप देखते हैं कि अब के और 3 महीने बाद के रेट में सिर्फ 0.5 का डिफरेंस है। कोई नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर ये गलती से 170 हो गया तो हमें जो है वो 5.25 पर डॉलर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो हमें एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक जो हमने जो थीम शुरू किया था कि जो हेजर है उसने करना क्या है। सो हेजर जो है ये सारा काम करके फॉरवर्ड रेट पे कॉन्ट्रैक्ट करके अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है। तो ये बायर का बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि बायर क्या करता है। यहाँ पे भी जो बायर है वो हेजर तो है, यानी रिस्क को हेज तो कर सकता है वो इसी के एस्पेक्ट में जो अभी हमने सारा सिनारियो देखा है इसमें। लेकिन यहाँ पे एक और यूजर भी आता है। यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट का जो सबसे बड़ा बायर है वो हेजर नहीं है, उसको हम कहते हैं स्पेकुलेटर। अब स्पेकुलेटर क्या है? स्पेकुलेटर जो है वो प्राइस मूवमेंट से, और वो कंटिन्यूस प्राइस मूवमेंट्स हैं, बेसिकली कंटिन्यूस प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करता है। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग अपॉर्चुनिटी अपने लिए बेसिकली क्रिएट कर रहा होता है। वो बाज़-औक़ात वो सक्सेसफुल होता है और बाज़-औक़ात वो सक्सेसफुल नहीं होता। और इसका मतलब ये हुआ कि वो कंटिन्यूसली बाइंग भी कर रहा होता है उसकी और सेलिंग भी कर रहा होता है, इस उम्मीद पे कि जिसको बाय किया है उसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो वो सेल कर देगा और प्रॉफिट कमा लेगा, और जिसको सेल किया है तो उसकी प्राइस नीचे आ जाएगी तो
तो वो दोबारा बाय करेगा और उसको जो है वो उससे प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट है प्राइसेस की, उससे बेनिफिट उठा के अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं तो ये आप स्पेकुलेशन कर रहे होते हैं। और इसमें जो है वो आपकी प्राइस मूवमेंट्स का जो ट्रिगर है वो इम्पॉर्टेंट है। सो प्राइस मूवमेंट्स जो है वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी। फिर इसमें जो आपका सेकंड एलिमेंट है फ्यूचर्स जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हैं कि इनकी क्वांटिटी जो है वो किसी भी एसेट पे लिखी हो वो 1000 यूनिट्स होगी। फर्स्ट करें वो वीट पे लिखी है तो वो 1000 kg होगी, यूएस डॉलर्स पे लिखी हुई है तो वो 1000 यूएस डॉलर्स होगी, एंड वट एवर जो भी अंडरलाइंग एसेट है उसके 1000 यूनिट्स होंगे। तो ये इस हिसाब से स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। दूसरी इसमें जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो आपकी टाइम टू मैच्योरिटी की है। सो टाइम टू मैच्योरिटी इसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 और 11 मंथ की एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट होंगे यहाँ पे। ठीक, सो ये आपके तीन जो है स्टैंडर्डाइजेशन इसमें आ गई। एक तो क्वांटिटी की, दूसरी टाइम टू मैच्योरिटी की, तीसरा एलिमेंट हमने पढ़ा था प्राइस का। सो यहाँ पे जो प्राइस डिटरमिन होती है, चूंकि वो कंटिन्यूसली मार्केट में ट्रेड हो रहा है, तो इस वजह से प्राइस डिटरमिन होती है थ्रू मार्केट मूवमेंट्स। ठीक है, और वो मार्केट मूवमेंट्स क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट मूवमेंट्स डिमांड सप्लाई गैप जो है वो जनरेट होता है उसकी कंटिन्यूस बाइंग सेलिंग की वजह से। उसकी जो प्राइस है वो मार्केट ड्रिवन है और उसकी वजह से वो प्राइस में फ्लक्चुएशंस आती हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करें इनको फॉरवर्ड्स के साथ तो ये कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये कस्टमाइज्ड किस तरह से हैं कि इनकी प्राइस जो है वो सेटल होती है मैंने कहा बायर यानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर और सेलर या इशूअर जिसे हम बैंक कह रहे हैं। तो ये बायर और बैंक जो है ये आपस में उसको सेटल करते हैं, एक प्राइस पे राजी होते हैं, फिर वो लिखी जाती है। दूसरा, इसमें क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। मिनिमम 500 यूएस डॉलर्स जो है वो एलसी की रिक्वायरमेंट है। सो 500 यूएस डॉलर्स होंगे। मैक्सिमम कोई भी अमाउंट हो सकती है, उसमें 1000 और 1000 के मल्टीपल्स हो सकते हैं। यानी अगर आपको $5000 का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसमें आपको 5 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदने पड़ेंगे। यहाँ पे एक ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप 5000 लिख सकते हैं या 50,000 लिख सकते हैं या 5 लाख फॉर दैट मैटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है। ठीक, और इसमें जो कस्टमाइजेशन है वो टाइम टू मैच्योरिटी की भी है। सो ये आपके मिनिमम 5 वर्किंग डेज से लेके मैक्सिमम जो देखा गया है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वो 20 ईयर्स का देखा गया। 20 ईयर्स का। सो मिनिमम 5 वर्किंग डेज से 20 ईयर्स के दरमियान में कोई भी टाइम आप सेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बिजनेस की नीड्स को ये केटर करता है ये। ठीक है, सो ये मेजर डिफरेंसेस जो है वो हमने फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स में आज हम देख ली हैं। कोई क्यूरी है यहाँ तक तो प्लीज पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, सर आई हैव अ प्रॉब्लम। जी बेटा। सर आपने